नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 28 जन 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हमारा पहला आर्टिकल कौन सा है। हमारा पहला आर्टिकल है मध्यिका लैंग्वेज के बारे में। न्यूज़ में क्यों है, अभी क्या हुआ, मध्यिका लैंग्वेज है, उसके बोलने वालों की संख्या ओनली दो ही लोग बचे हैं जो मध्यिका लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो ये विलुप्त होने के कगार पर है, अभी कभी भी विलुप्त हो सकती है, इसीलिए ये न्यूज़ में। तो मध्यिका लैंग्वेज के बारे में बात कर लेते हैं। मध्यिका लैंग्वेज न्यूज़ में क्यों है, इसे बोलने वालों की संख्या केवल दो ही बचे हैं, तो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। इसकी कोई लिपि है नहीं और कभी भी ये विलुप्त हो सकती है। इसके लिए ये न्यूज़ में आई है। तो ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, मध्यिका लैंग्वेज है क्या और अभी ये क्यों न्यूज़ में तो हमने देख लिया न्यूज़ में क्यों आई है। मध्यिका लैंग्वेज की बात करें तो ये स्पोकन की जाती है, चिल्किया कम्युनिटी है, चिल्किया कम्युनिटी उसके द्वारा बोली जाती है। चिल्किया कम्युनिटी के द्वारा मध्यिका लैंग्वेज बोली जाती है। इसे बोलने वाले की संख्या दो बची, अभी ये कभी भी विलुप्त हो सकती है। और ये चिल्किया कम्युनिटी है, एक साउथ इंडिया में रहती है, उनके द्वारा बोली जाती है। ये जो मध्यिका लैंग्वेज है ना, ये तेलुगु है, तमिल है, तेलुगु और तुल्लु, फिर कन्नड़, मलयालम का मिश्रण रूप है। ये तेलुगु, तुल्लु, कन्नड़, मलयालम का मिश्रण रूप है। इन सब का सामूहिक रूप से बोली जाती है। तेलुगु, तमिल, तुल्लु, कन्नड़ और मलयालम का मिश्रण रूप है। हम बात करें मध्यिका लैंग्वेज की। मध्यिका लैंग्वेज है वो स्पोकन की जाती है चिल्किया कम्युनिटी के द्वारा। और चिल्किया कम्युनिटी है वो जो ये लैंग्वेज है ना, ये तेलुगु, तुल्लु, कन्नड़ और मलयालम का मिश्रण है। ये इन चार लैंग्वेज से मिलकर बनी हुई है। और ये ख़त्म क्यों हो रही है, क्या कारण है, किसकी वजह से ये ख़त्म हो रही है। तो युवाएं हैं वो अभी मलयालम को बोलना स्टार्ट कर दिए। जो युवा है, जो यूथ है, उन्होंने अभी मलयालम को बोलना स्टार्ट कर दिया है। कुछ यूथ है वो तेलुगु को बोल रहे हैं। इस वजह से ये जो लैंग्वेज है ना, मध्यिका लैंग्वेज, ये ख़त्म होने के कगार पर आ गई है। ठीक है, जो यूथ है, अभी देखो आपकी कोई पर्सनल लैंग्वेज है जो घर पे आप बोलते हो, ठीक है, उसको अगर कोई फैमिली, आपकी फैमिली उसको आगे नहीं बोलेगी, ठीक है, आपकी यूथ है, आपकी जनरेशन है, वो नहीं बोलेंगे तो वो ख़त्म हो ही जाएगी। अगर आपको दूसरी भाषा को बोलोगे तो वो ख़त्म हो ही जाएगी। तो वैसे ही जो ये मध्यिका लैंग्वेज है, इनमें जो यूथ थे वो तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, ऐसी दूसरी भाषा बोलने लग गए। इस वजह से ये जो भाषा है वो ख़त्म होने के कगार पे आ गई। इस कम्युनिटी की बात करें, जो इस कम्युनिटी इसको बोल रही है चिल्किया कम्युनिटी, ये क्या नोमैडिक है, खाना बदोश, एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने खाने के लिए व्यवस्था करते हैं। तो ये नोमैडिक कम्युनिटी है। ये जो है भगवान मरियम्मा है, थिरुवेंकटेश्वरम है, उनको फॉलो करती है। ठीक है, इनको अछूत भी माना जाता है, इनसे लोग बात नहीं करते। ये SC ST में आती है। पहले ये शेड्यूल ट्राइब में आती थी, अब ये शेड्यूल कास्ट में आती है। लोग इसे अछूत मानते थे, जो कि गलत है। अछूत मानना भारत में तो कभी का बैन कर दिया गया, बट अभी भी रियल में ऐसा होता नहीं है। कई जगह तो अभी भी अछूत वाला है, वो मामला देखने को मिल जाता है। तो ये अछूत कम्युनिटी मानी जाती है। यूनेस्को के वर्गीकरण में है ना, यूनेस्को में वर्गीकरण किया जाए कि कौन सी लैंग्वेज है, यूनेस्को ने वर्गीकरण किया है, यूनेस्को ने क्लासिफिकेशन दिया है कि कौन सी लैंग्वेज है वो ख़त्म होने के कगार पर है, कौन सी लैंग्वेज एक्सटिंक्ट है, कौन सी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। जैसे आपने IUCN पढ़ा होगा ना, IUCN में अलग अलग कैटेगरी होती है, इंडेंजर्ड होती है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड होती है, ठीक है, वैसे इसमें भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी होती है। तो ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड उसमें IUCN करता है, इसमें कौन करता है, इसमें यूनेस्को द्वारा क्रिटिकल इंडेंजर्ड की कैटेगरी की जाती है। तो सबसे पहली कैटेगरी होती है इंस्टेंट एक्सिंट या विलुप्त होने वाली कैटेगरी। इसमें क्या होता है, इनमें कोई स्पीकर नहीं बचता है, मतलब बोलने वाला कोई नहीं है। अब कोई इस भाषा को नहीं बोल रहा है तो वो विलुप्त हो गई है। अब कोई बोलने वाला बचा ही नहीं है तो विलुप्ति हो जाएगी। तो एक्सटेंट कैटेगरी यानी कोई बोलने वाला है ही नहीं। दूसरी होती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में क्या होता है कि ओनली पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वही बोलते हैं। जैसे कि मेरे दादा दादी है ना, मेरे दादा दादी वही इस लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक है, ना मेरे को आ रही है, ना मेरे पेरेंट्स को आ रही है, ना मेरे को आ रही है, ना मेरे पेरेंट्स को आ रही, ओनली मेरे दादा दादी है, वो कभी एक बार उसको यूज़ करते हैं। हमें तो पढ़ ही नहीं पढ़ रही, तो वो उनमें ही बातें करती हैं, पर्सनल बातें करनी होती तो वो आपस में बातें करते हैं, हमसे ऐसी बातें नहीं करते, इस लैंग्वेज में बातें नहीं करती। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड गंभीर रूप से लुप्तप्राय लैंग्वेज में क्या होता है, इसमें ओनली ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी ही इस लैंग्वेज को बोल सकते हैं, ओनली दादा दादी ही इस लैंग्वेज को बोल सकते हैं। तो वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आती है। फिर होती है तीसरी में क्या कैटेगरी कौन सी है, सेवरल इंडेंजर्ड, आंशिक रूप से खत्म होने वाली है। पहली थी एक्सटेंट खत्म हो चुकी है, दूसरी क्रिटिकल इंडेंजर्ड मतलब ओनली दादा दादी बोल रहे हैं, तीसरी है सेवरल यानी आंशिक रूप से खत्म होने वाली। इसमें है ना दादा दादी तो बोलते हैं, ठीक है, वो आपस में बातें भी करते हैं, और मम्मी पापा भी है ना, वो बोलते नहीं बट समझ में उनको आती है। दादा दादी बोलते हैं, दादा दादी तो इसको यूज़ करते हैं, बातें करते हैं, बट जो मम्मी पापा हैं उनको बोलना तो नहीं आता, बट उनको समझ सकते हैं। जैसे आपकी कोई भाषा होगी, कोई फीलिंग्स होगी दादा दादी की, वो आपस में बातें करते होंगे, मम्मी पापा तो उनको समझ सकते हैं ना। तो ऐसी लैंग्वेज जो है जो आंशिक रूप में रखी जाती है, मतलब मम्मी दादा दादी बोलते हैं बट मम्मी पापा ओनली उसको समझ सकते हैं, बोल नहीं सकते, तो वो आंशिक रूप में है।
ठीक है। चौथी कैटेगरी आती है डेफिनेटली इंडेंजर्ड। इसमें क्या होता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं बातें करते हैं, मम्मी पापा है वो भी बोलते हैं बातें करते हैं, आपको है ना बोलना आप सुनते हो बात भी करते हो बट थोड़ी थोड़ी बात करते हो घर में, ओनली लिटरल लेवल पे आती है, थोड़ी कम ही आती है। ठीक है, एक्सटेंट खत्म हो चुकी है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, उसमें ग्रैंड पापा बोलते हैं, ग्रैंड मम्मी बोलती है, और ये सेवरल एक्सटेंट है, ये आंशिक रूप से खत्म हो चुकी है, इसको मम्मी पापा समझ सकते हैं बोल सकते हैं बट बच्चों को नहीं आती है। डेफिनेटली में ये बच्चों को थोड़ी थोड़ी समझ में भी आती है, थोड़ी थोड़ी यूज़ भी कर सकते हैं। फिर आती है वनरेबल। इसमें क्या होती है, बच्चे हैं वो बोलते हैं बट कुछ जगह पर। वनरेबल में कौन सी, बच्चे कुछ जगह पर ही बोलते हैं। ठीक है, बोलते थे बट घर में हैं, कभी दोस्तों के पास है वहाँ बोलते हैं, आंशिक रूप से इसे बोलते हैं, ये वनरेबल कैटेगरी में आती है। फिर ये सेफ कौन सी है, ये सेफ बाकी सारे लैंग्वेज है वो सब जगह यूज हुई, जैसे हिंदी सेफ है, तेलुगु सेफ है, तमिल सेफ है, इंग्लिश सेफ है, ये सेफ कैटेगरी में आ जाती है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इनको बचाने के लिए कुछ किया है क्या, देखो लैंग्वेज सबकी ज़रूरी होती है। अब जो ये भाषा भी ख़त्म हो रही है तो हो सकता है इनके पास में कोई ऐसी ज्ञान की बातें हो, काफ़ी अच्छी चीज़ है इनके लिए, तो अब इनकी भाषा ख़त्म हो रही है तो बुरी चीज़ है ना, इनमें कहीं ज्ञान की चीज़ें होगी जो वो भी साथ ही साथ ख़त्म हो जाएगी, तो इनको प्रिजर्व करके रखना तो ज़रूरी है ना। तो सरकार इसको प्रिजर्व करने के लिए क्या कुछ पहल वगैरह लेके आ रही है ना, सरकार कुछ पहल करिए क्या इस लैंग्वेज को बचाने के लिए। तो हाँ, सरकार है ना लैंग्वेज को बचाने के लिए पहल करती रहती है। सरकार की एक स्कीम है, स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज। सरकार की स्कीम है SPPL, स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज। इसके लिए सरकार स्कीम लेके आई थी, SPPL स्कीम लेके आई थी, जो इंडेंजर्ड लैंग्वेज है उसको प्रोटेक्ट करने की बात करती है, उनको प्रिजर्व करने की बात करती है। ये स्कीम 2013 में लेके आई थी गवर्नमेंट, शिक्षा मंत्रालय ना, एजुकेशन मिनिस्ट्री, वो 2013 में ये स्कीम लेके आई थी। और इसका जो एम था वो विलुप्तप्राय भाषा है ना, विलुप्तप्राय मतलब खत्म होने वाली भाषा है ना, एक्सटेंट भाषा, उनको कलेक्ट किया जाएगा। कलेक्ट मीन्स क्या होता है, इस स्कीम में क्या होगा, जो ये जैसे कि ये अभी लैंग्वेज ख़त्म हो रही है, ठीक है, ये लैंग्वेज ख़त्म हो रही है तो इसके जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी इसकी स्क्रिप्ट है, ठीक है, जो बोलने वाले हैं उनसे जो लैंग्वेज उसे कलेक्ट किया जाएगा, उसे रिस्टोर करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस प्रकार की लैंग्वेज को पहले तो कलेक्ट किया जाएगा, उसे रिस्टोर करने का किया जाएगा और उसे बढ़ावा देने का काम किया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है, फिर ये माइनॉरिटी की निगरानी के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है लैंग्वेज, ये भी स्कीम लेके आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी स्कीम है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ये भी एक स्कीम लेके आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि इसे मॉनिटर करने का काम करती है। अभी है ना सेंट्रल स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज है, इसको मॉनिटर करने के लिए कोई स्कीम तो होनी चाहिए ना, मतलब इसको मॉनिटर कौन करेगा। ये स्कीम तो लेके आई थी 2013 में, सेंट्रल गवर्नमेंट है, एजुकेशन मिनिस्ट्री स्कीम लेके आ गई थी, स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज है, SPPL स्कीम लेके आ गई थी। बट इस स्कीम को मॉनिटर तो करेगा, ऐसे तो लाके छोड़ दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसे मॉनिटर करने के लिए एक संस्था है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज नाम का एक इंस्टीट्यूट है जो कि इसे मॉनिटर करने का काम करेगा। इस स्कीम को मॉनिटर कौन करेगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज है, CCIIL है, CIIL है, जो कि मॉनिटर करने का काम है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है CIIL का, ये मैसूर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर, CIIL इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर मैसूर कर्नाटक में है। और ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन इंडेंजर्ड लैंग्वेज एंड SPPL स्कीम, उसको लागू करने का काम करेगा। और SPPL स्कीम है वो 2013 में आई थी, शिक्षा मंत्रालय से लेके आई थी। ठीक है, ये चीज़ आपने देख ली। फिर एक नेक्स्ट और स्कीम है, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध है, UN का एक क्लोज है, ICCR, ये क्या है, इंटरनेशनल क्लोज है। ठीक है, नागरिक और राजनीतिक अधिकार के पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध है। ठीक है, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध है, ये इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑफ सिटीजन एंड पॉलिटिकल राइट ऑफ सिटीजन, ये इसके बारे में 1976 का है, 1976 में ये आया था, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध है। तो ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में बात करते हैं, माइनॉरिटीज होती हैं उसके अधिकारों की बात करते हैं। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध है, ये इंटरनेशनल कॉन्वेंट है जो 1976 में आया था, 1976 में आया था। ये जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों की बात करते हैं, उनके जो कल्चर है, उनकी भाषा है, उनको प्रिजर्व करने की बात करता है। तो ये इंटरनेशनल मॉनिटर, भारत भी इसको मानता है, इसे फॉलो भी करता है। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज की बात करें, CIIL, ये जो अभी मॉनिटर कर रहा था इसको, CIIL हमने यहाँ देखा था, देखो ये जो स्कीम है, सेंट्रल स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज, SPPL स्कीम है, इसको मॉनिटर करने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज है ना,
जिनको ये मॉनिटर करते हैं। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये चीज़ क्या है, ठीक है। ये मॉनिटर तो कर रहा बट है क्या। तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, सॉरी 1969 में हुई थी। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। CCIL की स्थापना कब हुई थी, CIAL की स्थापना कब हुई थी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। शिक्षा मंत्रालय के एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। CIAL की स्थापना कब हुई थी, CIAL की स्थापना 1969 में हुई थी, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। CIAL की स्थापना 1969 में हुई थी, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। काम क्या है इसका, CIAL की स्थापना 1969 में एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। काम क्या है इसका, काम की बात करें तो ये भाषा संबंधित जो भी मामले होते हैं ना, भाषा लैंग्वेज से संबंधित जो भी मामले हैं उस पर केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देने का कार्य करता है। भाषा के संबंधित जो भी मामले होते हैं तो केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को सलाह देता है कि आप पर इस पर क्या करना चाहिए, सहायता करने की काम करता है। हम बात करें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज की है CIAL, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, हेडक्वार्टर मैसूर में है, इसका हेडक्वार्टर मैसूर में है, मैसूर कर्नाटक में है। काम क्या करता है, काम करता है भाषा संबंधी मामलों पर केंद्र और राज्यों को सलाह देने का काम करता है। स्थापना 1969 में हुई थी, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। CIAL के बारे में हमने देख लिया है। अब आगे देख लीजिए, मध्य का लैंग्वेज है, दो बोलने वालों की संख्या रही है, ओनली दो रही है। ये मध्य का चकलिया समुदाय है, उसमें बोलने वाली भाषा है तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम का मिश्रण है। तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम का ये मिश्रण है, ये विलुप्त होने पे कगार पर है। युवा पीढ़ी ने इसने छोड़ दिया, इसलिए विलुप्त हो सकती है कभी भी। और चिल्के समुदाय की बात करिए, खाना बदोश, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाकर खाना खाते हैं। ये थिरुवेंकटरमण और मरियम्मा के उपासक है, ये फॉलोवर है। ये जो भगवान है ना, थिरुवेंकटरमण जी और मरियम्मा जी के फॉलोवर है, ये दो गॉड के फॉलोवर है, ठीक है। और इनके लिए स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनुसूचित जाति को मान्यता दी गई। पहले तो इसको SC/ST में दी गई थी, अब इनको SC में दी गई है, ठीक है। खतरे की कैटेगरी, पहले विलुप्त होने कोई नहीं बचा है। फिर गंभीर रूप से क्रिटिकली दादा दादी है वो ओनली बोल सकते हैं। फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वो सेवरल रूप से, इनमें पेरेंट्स बोल सकते हैं बट समझ सकते हैं बट बोल नहीं सकते हैं। डेफिनेटली में बच्चे घर में यूज़ करते हैं ओनली, बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वनरेबल में बच्चे थोड़ी थोड़ी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। सेफ जो ओनली बच्ची हो कुछ जनरेशन में, उसको सेफ हो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पूरी सब जगह बोली जाती है। ये तो सेफ के बारे में, ठीक है। इसके बारे में हम देख ही चुके हैं, जब कोई भाषा मर जाती है तो क्या ज्ञान प्रणाली है वो खत्म हो जाती है, इसलिए इनको सेव करना जरूरी है, इनको बचाना जरूरी है। ये अंतर लुप्त प्राय भाषाओं के लिए देखो ये स्कीम लाई गई थी 2013 में, हमने अभी इसके बारे में पढ़ा भी था कि इसे बचाने के लिए क्या किया है। फिर एक संस्था है CIAL संस्था है जो मैसूर कर्नाटक में है, ठीक है। 1969 में जिसकी स्थापना हुई थी वो इसकी हेल्प करने का काम करती है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज है, 1969 में स्थापना हुई थी, मैसूर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मैसूर कर्नाटक में हेडक्वार्टर है। इसका काम क्या है, सेंट्रल और स्टेट को लैंग्वेज मैटर में एडवाइस देने का काम करता है, असिस्ट करने का काम करता है। एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। फिर इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है, ये इंटरनेशनल कॉन्वेंट है जो भी माइनॉरिटीज़ होती है ना उनके राइट्स की बात करता है, ये पूरा है ना। ये तो ये मध्य का भाषा के बारे में हमने देख लिया है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो 3 न्यू ड्रग्स लेके आए हैं, ड्रग्स रेजिम लेके आए लेप्रोसी के बारे में। लेप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग, लेप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग से संबंधित 3 नए ड्रग्स लाए गए हैं, इसी ड्रग्स रेजिम कहा गया। न्यूज़ में क्यों है, अभी हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा लेप्रोसी से संबंधित लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए एक न्यू रेजिम बनाई गई है, ठीक है। लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए नई रेजिम लेके आई है हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग है, इसके ट्रीटमेंट के लिए एक नई रेजिम लेके आए हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। तो देखो लेप्रोसी की बात करें ना, इसे कुष्ठ रोग कहा जाता है। इसके लिए 3 रेजिम लाई गई है, हेल्थ मिनिस्ट्री है वो उपचार के लिए नई व्यवस्था लागू करने वाली है, ठीक है। नई उपचार पद्धति लागू करने वाली है, नई ट्रीटमेंट प्रोसेस लागू करने वाली है। इसके बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ने अभी ये जो है ना पाउसी बैसिलरी क्या है, एक प्रकार का कुष्ठ रोग, ये पाउसी बैसिलरी एक प्रकार का कुष्ठ रोग है, PB जिसको कहा जाता है। पाउसी बैसिलरी एक प्रकार का कुष्ठ यानी एक प्रकार का ये लेप्रोसी है, ठीक है। लेप्रोसी का मतलब कुष्ठ, जो शरीर पे ऐसे धब्बे धब्बे हो जाते हैं, ठीक है, अलग वाइट सा हो जाता है शरीर, तो इसे लेप्रोसी कहा जाता है। लोग इसे टच नहीं करते, डरते हैं इससे, बोला जाता है कि तेरे से कुष्ठ रोग है, तो कुछ पाप किए होंगे, इस प्रकार की उससे साथ भावना की जाती है। तो बहुत ही घटिया लोग हैं, जिससे होता है भगवान बचाए उनको। तो लेप्रोसी इस प्रकार का है, ठीक है। तो इसे पाउसी बैसिलरी भी कहा जाता है, या एक अलग अलग पर, तो MB होता है, एक PB होता है, तो पाउसी बैसिलरी होता है। तो मिनिस्ट्री ने क्या किया, अभी मिनिस्ट्री ने किया है ये पाउसी बैसिलरी के लिए 3 ड्रग्स लेके आई है। मिनिस्ट्री ने क्या किया, देखो पाउसी बैसिलरी होता है एक प्रकार का ये
लेप्रोसी है, ठीक है, एक प्रकार का ये कुष्ठ रोग है। अब इसे ख़त्म करने के लिए पहले हमारे पास क्या था, 2 टीके थे, 2 दवाइयाँ थी, 2 मेडिसिन थे, ठीक है। पहले हमारे पास 2 ड्रग्स थे, बट अब क्या किया मिनिस्ट्री ने, 3 ड्रग्स, एक और नया ड्रग्स इंट्रोड्यूस किया है, एक और नया ड्रग्स इंट्रोड्यूस किया है लेप्रोसी को ख़त्म करने के लिए। लेप्रोसी बहुत सीवियर बीमारी है, क्योंकि इससे तो एक तो लोग घृणा करते हैं, अगर जिसको हो जाती है ना उससे बात नहीं करते हैं, उस पर टच नहीं करते हैं, छुआछूत की बीमारी है, ठीक है। आपको छूने से हो सकती है, आपके मुंह फैलने से हो जाती है, किसी से आप छींकते खांसते उससे फैल सकती है, और ये घृणास्पद है, लोग इससे घृणा करते हैं। तो अब इसे ख़त्म करना जरूरी था। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ है वो लेके आई है, कौन सी, 3 ड्रग्स लेके आई। इसे ख़त्म करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ है वो 3 ड्रग्स लेके आई है, कैसे भी करके इसको ख़त्म करना। पहले 2 ड्रग्स थे हमारे पास में, अब 3 ड्रग्स लेके आई। अब तो इस 3 ड्रग्स को मिनिस्ट्री ने क्या बोल दिया, ये नया ड्रग्स रेजिम है, पूरा ड्रग्स रेजिम बोल दिया। इसे पूरी के नई बीमारी को ख़त्म करने के लिए हम एक ड्रग्स रेजिम लेके आए, तो इसे ख़त्म करने के लिए एक नया ड्रग्स इंट्रोड्यूस किया। तो मिनिस्ट्री ने पाउसी बैसिलरी क्या है, एक प्रकार की ये लेप्रोसी है, लेप्रोसी का एक टाइप है, ठीक है। इसमें 3 नए ड्रग्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। और इसका टारगेट क्या, हमारा जो एम है ना कि लेप्रोसी को 2027 तक ख़त्म करना है। हमारा वैसे एम है 2030 तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसे कंप्लीट करना है, और इससे 3 साल पहले 2027 तक हमें इसे लेप्रोसी को एलिमिनेट कर देना, इसके प्रसारण को ख़त्म कर देना। 2027 तक हमें लेप्रोसी के प्रसारण को ख़त्म कर देना, ये हमारा एम है। तो हम क्या देख रहे हैं, लेप्रोसी के बारे में देख रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री इसे ख़त्म करने के लिए नई उपचार पद्धति लेके आई है। इसमें 3 ड्रग्स को इंट्रोड्यूस किया गया कि 3 ड्रग्स के माध्यम से इसे ख़त्म किया जाएगा। एम क्या हमारा, एम है 2070 तक लेप्रोसी को ख़त्म करना, 2027 तक लेप्रोसी को ख़त्म करना है, ठीक है। अब WHO के अकॉर्डिंग, WHO ने कहा है कि जो नई ड्रग्स रेजिम है ना, तो WHO ने नई ड्रग्स रेजिम के बारे में क्या कहा है, तो ड्रग्स रेजिम के बारे में कहा है WHO ने कि 3 ड्रग्स यानी कि डेप्सोन, ये रैम्पेसिन और है क्वालाफेजिन, इसके नाम आप पढ़ लेना आगे दिए गए, डेप्सोन है, रैम्पेसिन है और क्वालाफेजम, 3 ड्रग्स लेके आई। अभी मैंने बताया था ना, अभी हमने देखा था 3 ड्रग्स है, एक है रैम्सोन है, ठीक है, एक डेफ्रॉन है, ठीक है, डेफ्सोन है, फिर है रेफ्रॉन, और तीसरा है क्वालिफिजिम, ठीक है। 3 ड्रग्स है, डेप्सोन, रैम्पसिन और क्वालिफिजिम। इनको सामूहिक रूप से मल्टी ड्रग्स थेरेपी कहा जाता है। 3 ड्रग्स हैं, और WHO के अकॉर्डिंग, WHO ने ऐसा कहा है कि ये 3 ड्रग्स है ना, इनको सामूहिक रूप से मल्टी ड्रग्स थेरेपी कहा जाएगा, मल्टी ड्रग्स थेरेपी, बिकॉज कि इसमें पूरा थेरेपी की तरह पूरा ट्रीटमेंट ही आ गया ना। पहले आपको एक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो ये पूरा ट्रीटमेंट हो गया। तो इसे WHO के अकॉर्डिंग इसे मल्टी ड्रग्स थेरेपी कहा जाता है। WHO ने इसे मल्टी ड्रग्स थेरेपी कहा है कि ये पूरा सामूहिक रूप से डेप्रोन, रेप्रेक्सिन और क्वालाफेजिम, मैंने इसको सामूहिक रूप से मल्टी ड्रग्स थेरेपी भी कहा है। और लेप्रोसी की बात करें तो ये कुष्ठ रोग के बारे में बात करें, लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग के बारे में बात करें तो इसका एजेंट, प्रसारक क्या है, कैसे फैलती है, एजेंट की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरियम होता है, माइक्रोबैक्टीरियम, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम होता है, तो इसे फैलाने का काम करता है। कौन फैलाने का काम करता है, माइक्रोबैक्टीरियम होता है, उससे फैलाने का काम करता है। माइक्रोबैक्टीरियम इससे फैलाने का काम करता है, माइक्रोबैक्टीरियम इससे फैलाने का काम करता है। तो इससे लेप्रोसी का एजेंट कौन है, प्रसारक कौन है, माइक्रोबैक्टीरियम। लेप्रोसी का प्रसारक कौन है, माइक्रोबैक्टीरियम। चीज़ याद रखना, लेप्रोसी का प्रसारक कौन है, माइक्रोबैक्टीरियम है। लेप्रोसी का प्रसारक कौन है, माइक्रोबैक्टीरियम। ये चीज़ याद रखना, लेप्रोसी इसका प्रसारक यानी एजेंट कौन है, माइक्रोबैक्टीरियम इसका एजेंट है, ठीक है। ये एक प्रकार की स्किन डिजीज है, ये स्किन डिजीज है यानी कि त्वचा रोग है, त्वचा पे हो जाते हैं ऐसे, हमने देखा था ना अभी कि ऐसे ऐसे वाइट सा हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं। तो लेप्रोसी है वो स्किन डिजीज है। लेप्रोसी क्या है, एक स्किन डिजीज है, इसे माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा फैलाया जाता है, माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा इससे फैलती है, यानी एजेंट कौन है, माइक्रोबैक्टीरियम, ठीक है। इसे हैंसन डिजीज भी कहा जाता है, इसे हैंसन डिजीज भी कहा जाता है। हैंसन डिजीज किसे कहा जाता है, तो हैंसन डिजीज है वो, इसे लेप्रोसी को हैंसन डिजीज भी कहा जाता है। क्या देखना, एक WHO ने इसे मल्टी ड्रग्स थेरेपी कहा है, WHO ने इसे मल्टी ड्रग्स थेरेपी कहा है। लेप्रोसी है कुष्ठ रोग, ठीक है। कुष्ठ रोग की बात करें तो इसका एजेंट क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है उसका, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इसका एजेंट है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इसका एजेंट है। ये एक प्रकार की स्किन डिजीज है जो स्किन पे वाइट से धब्बे हो जाते हैं। हैंसन डिजीज भी इसे कहा जाता है, हैंसन डिजीज भी इसे कहा जाता है। ये नेग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिजीज में शामिल है। नेग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिजीज क्या होता है, NGT। नेग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिजीज क्या है, नेग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिजीज NTD। नेग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिजीज क्या है, देखो ट्रॉपिकल रीजन है ना, वहाँ पर कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिन्हें आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो,
ट्रॉपिकल रीजन में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसे आप नेगलेक्ट नहीं करते हो, तो WHO क्या करता है, ऐसी बीमारियों को NTD नेगलेक्ट ट्रॉपिकल डिजीज़ की कैटेगरी में डाल देता है। अब ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, उसको नेगलेक्ट करना कठिन होता है, तो WHO से NTD की कैटेगरी में डाल देता है। NTD नेगलेक्ट ट्रॉपिकल डिजीज़ ऐसी बीमारियां होती हैं जो काफ़ी सीवियर होती है, जिन्हों आप नेगलेक्ट, आपको उसको आंख बंद करके छोड़ नहीं सकते हो कि हाँ बुखार आ गया, नॉर्मल सिर दर्द हो रहा है, तो वो नेगलेक्ट नहीं आएगा। बट ट्रॉपिकल रीजन में कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसे आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, तो उसे WHO है वो NTD कैटेगरी नेगलेक्ट ट्रॉपिकल डिजीज़ कैटेगरी में डालता है। तो ये जो अभी लेप्रोसी की बात करें तो WHO ने इसे NTD की कैटेगरी में डाला है, नेगलेक्ट ट्रॉपिकल डिजीज़ की कैटेगरी में डाला है। इसमें 2 लाख केस हर साल रजिस्टर किए जाते हैं। 2 लाख, मतलब आप देख रहे हो कितनी बड़ी सीवियर प्रॉब्लम है ये। इसमें हर साल 2 लाख केस रजिस्टर किए जा रहे हैं। ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, पहले तो हमने देखा था एजेंट क्या था, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी थे। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है और उसका एजेंट था। माइक्रोबैक्टीरियम जो लेप्री है वो एजेंट था। और हम बात करें ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, तो ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन होता है। आप खांसते छींकते हो तो उसमें से है ना जो आपको ट्रांसमिट करता है, तो ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन होता है। अब देखो एक तो बीमारी भी बहुत बड़ी है और ट्रांसमिशन भी ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा है, तो काफ़ी देखो कितनी सीवियर प्रॉब्लम है ये। ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्लासीफाई किया गया, इसे 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। एक तो है पॉसिबलरी यानी कि PB, दूसरा है मल्टीबेसिलरी, पॉसिबेसिलरी और मल्टीबेसिलरी। पॉसिबेसिलरी में क्या होता है, त्वचा पर जो दाग धब्बे होते हैं ये कम होते हैं, 3-4 दाग धब्बे हो जाते हैं, तो ये पॉसिबेसिलरी है, ये कम लेवल पे होता है। दूसरा है मल्टीबेसिलरी, इसमें बहुत ही ज़्यादा पूरे त्वचा पर, पूरी स्किन पर दाग धब्बे हो जाएंगे। तो इसका ट्रीटमेंट, पहले ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन होता है। ट्रीटमेंट क्लासीफाई किया गया 2 प्रकार की, पॉसिबेसिलरी इसमें त्वचा पर कम दाग धब्बे होते हैं, मल्टीबेसिलरी त्वचा पर दाग धब्बे बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। एजेंट कौन है, माइक्रोबैक्टीरियम, जो माइक्रोबैक्टीरियम है ना वो उसका एजेंट है, ठीक है। ट्रांसमिटर ह्यूमन टू ह्यूमन होता है। हाँ, हर साल 2 लाख केस रजिस्टर होते हैं। जी हाँ, हर साल 2 लाख केस रजिस्टर होते हैं। 120 देशों में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, 120 देशों में इस प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है। नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, हाँ नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में शामिल है। कौन करता है ये शामिल, WHO द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये देख लिया। अब उपचार के लिए मल्टी ड्रग्स थेरेपी है, 3 ड्रग्स है, हमने ऊपर देखे थे 3 ड्रग्स, वो 3 ड्रग्स है उनके द्वारा थेरेपी की जाती, ट्रीटमेंट किया जाता है। भारत में 2005 में इसे उन्मूलन यानी कि ख़त्म कर दिया गया था। भारत ने बोला था एलिमिनेट हो चुकी है, बट ऐसा नहीं हुआ, कुछ डिजीज़ अभी भी देखने को मिल जाती है। तो भारत ने 2005 में इसे उन्मूलन यानी कि एलिमिनेट कर दिया था, बट इसके केस देखने को मिल जाते हैं। इसके लिए भारत ने नेशनल लेप्रोसी बोर्ड प्रोग्राम लेके आई थी, गवर्नमेंट है वो NLEP नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन गवर्नमेंट प्रोग्राम लेके आई थी। नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम लेके आई थी, कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम लेके आई थी NLEP गवर्नमेंट एक कार्यक्रम लेके आई थी NLEP। इसमें क्या होता है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके तहत लेप्रोसी को ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। तो नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम लेके आई थी गवर्नमेंट। इससे ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देगी और इसका टारगेट था किसी भी प्रकार के लेप्रोसी है उसे ख़त्म किया जाए, किसी भी प्रकार से लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग को ख़त्म किया जाए। और अभी भारत में है 10,000 पर 1 केस आ रहा है, तो काफ़ी भारत ने अच्छा काम किया। 10,000 पर अभी 1 केस आ रहा है, फिर भी केस आ रहा है, एक को भी ख़त्म करना है। इस प्रकार का गवर्नमेंट का टारगेट 2030 तक पूर्ण रूप से ख़त्म करना है, और इसमें 2027 का भी टारगेट, 2027 तक भी ख़त्म करने का टारगेट है, ठीक है। ये कलंक है, स्टिग्मा के रूप में इसे देखा जाता है, भेदभाव के रूप में देखा जाता है, लोग इसे जुड़ते हैं, तो इसका ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। लेप्रोसी के बारे में हमने देखा था, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कुष्ठ रोग के ख़त्म करने के लिए नई उपचार व्यवस्था लागू की गई है। मंत्रालय से पॉसिबिलिटी के मामलों में 6 महीने की 2 दवा यानी कि 6 महीने में 3 दवा की व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है। 2027 तक इसे ख़त्म करने का है। WHO ने इसे 3 ड्रग्स डेप्सोइन, रेफेम्सिन और क्लोमोजिजिन है ना, इसमें 3 ड्रग को मल्टी ड्रग्स थेरेपी भी कहा है। हमने ऊपर देख चुके मल्टी ड्रग्स थेरेपी से कहा गया है। ये जो है इसका जो ये रहा एजेंट क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है ना, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इसका एजेंट है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इसका एजेंट है, ठीक है। WHO ने फ्री MDT भी घोषित किया, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इसका एजेंट है। और ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होता है, इसमें अटैक आता है, स्किन पे ये डिजीज़ हो जाता है, ये पूरे धब्बे धब्बे से हो जाता है। नॉन कहते हैं हैंसी डिजीज़ भी कहा जाता है। 120 चीज़ों में
नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में भी ये शामिल है। 2 लाख पर साल केस रजिस्टर किए जाते हैं। ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन होता है, नोज माउथ वगैरह से भी होता है। ठीक है, लेप्रोसी के लिए क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तो है पॉसिबलरी है और एक है मल्टीबेसिलरी। पॉसिबेसिलरी, मल्टीबेसिलरी, इसमें कम दाग धब्बे होते हैं, इसमें दाग धब्बे बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हिंदी में भी एक बार देख लो, WHO ये सब हिंदी मीडियम में दे रखा है, अच्छे से पढ़ लेना। फिर उसके बारे में हमने ये भी देखा था, क्लासिफिकेशन के बारे में भी देखा था, ये देख लो। कुछ लोग के मल्टी ड्रग्स थेरेपी है 2005 में ख़त्म करने का टारगेट किया गया था और हो भी गया था उन्मूलन। फिर उन्मूलन के लिए कार्यक्रम भी लाया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी केंद्र प्रायोजित योजना है और 10,000 रुपये एक केस ही आता है। जिला स्तरीय पर उन्मूलन का भी विजन रखा गया है। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा इस पर प्रयास करती जा रही है। फिर 2030 तक ख़त्म करने का टारगेट भी है। रोड मैप भी इसके लिए बनाया गया है और भारत का जो टारगेट है वो 2027 का है। 2017 में जागरूकता कैंपेन चलाया जा रहा है। इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है वेब ऑफ फेलोज़ के बारे में। न्यूज़ में क्यों है वेब ऑफ फेलोज़? न्यूज़ में इसलिए है कि अभी क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसने घोषणा करी है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो बाहरी साइंटिस्ट है, प्रवासी भारतीय जो भारत के बाहर रहते हैं, उनके लिए फेलोशिप प्रोग्राम चलाया जाएगा जिसका नाम होगा वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, यानी वैभव इसका नाम होगा। इसमें फेलोशिप चलाया जाएगा। ये क्या किया जाएगा इस स्कीम में? देखो, न्यूज़ में इसलिए कि इनको 22 जो साइंटिस्ट हैं उनको इस वैभव स्कीम के तहत शामिल किया है। 22 साइंटिस्ट को वैभव स्कीम के तहत शामिल किया, इसलिए न्यूज़ में। अब इसमें क्या होगा, जो बाहरी भारत, जैसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, बाहर जाके काम कर रहे हैं, ऐसे साइंटिस्ट है, रिसर्च कर रहे हैं, अच्छा फील्ड में काम कर रहे हैं, इनोवेशन ला रहे हैं, उनको बोला गया है कि हम आपको फेलोशिप देंगे। आप भारत के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, भारत में जो स्कूल है, भारत में जो रिसर्च सेंटर है, वहाँ आओ, वहाँ आके काम करो। तो वहाँ पे 3 साल के लिए आप काम कर सकते हो और 3 साल में, पर 1 साल में 3 महीने तक वहाँ रह के आप प्रोग्राम चला सकते हो, काम कर सकते हो। इस प्रकार की इन्हें दिया गया है कि फेलोशिप दिया गया, आप आके काम करो। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ एंड साइंस एंड इस प्रकार का ये प्रोग्राम लेके आई है। तो इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेगा। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है तो वही इम्प्लीमेंट करेगी। और इसमें क्या किया जाएगा, एम क्या है, ये जो भारत के बाहरी भारतीय, प्रवासी भारतीय जो साइंटिस्ट है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट है, उनको लाया जाएगा। भारत के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, भारत में जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ ला के रिसर्च वगैरह को प्रमोट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी यही है कि रिसर्च की फील्ड में अच्छा करने वाला कोई भी व्यक्ति जो भारतीय साइंटिस्ट है, रिसर्च कर रहा है, वो सब आके यहाँ पे एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का प्रोग्राम है। ये वैभव फेलोशिप के बारे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का 22 वैज्ञानिकों को अभी भारतीय वैज्ञानिकों फेलोशिप के अंतर्गत लाने की घोषणा की गई है। इंप्लीमेंट कौन करेगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री द्वारा किया जाएगा। इंप्लीमेंट कौन करेगा? साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री। इंप्लीमेंट साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री द्वारा किया जाएगा। आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी? पहले वैभव क्या है? वैभव एक फेलोशिप प्रोग्राम है जो भारतीय साइंटिस्ट को एक हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में लाके काम करने की घोषणा करता है। क्या ये सही है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। वैभव एक क्या है? वैभव एक फेलोशिप प्रोग्राम है। वैभव एक फेलोशिप प्रोग्राम है। कौन लेके आया है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंप्लीमेंट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करेगी। एम क्या है? भारतीय मूल के जो वैज्ञानिक हैं, जो प्रवासी भारतीय साइंटिस्ट हैं, उनको भारतीय शिक्षण संस्थान है, भारतीय इंस्टीट्यूट है, भारतीय रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ लाकर काम करना और उनसे जोड़ना है और उनको बढ़ावा देना है। ठीक है, रिसर्च को प्रमोट करना है। एलिजिबिलिटी क्या है? जिसने रिसर्च में अच्छा योगदान दिया है वो जाके काम कर सकता है। टाइम 3 साल के लिए काम करना है आपको। कोई भी साइंटिस्ट जिसको फेलोशिप प्रोग्राम मिला है वो 3 साल तक काम कर सकता है। 1 साल में 3 महीने तक रिसर्च कर सकता है। 3 साल, 1 वर्ष में 3 माह तक, और मैक्सिमम 3 साल तक वो काम कर सकता है। भारतीय इंस्टीट्यूट में आएगा 3 साल तक, जैसे 1 साल रहा, 3 महीने काम किया, फिर चला गया, फिर 1 साल आया, फिर 3 महीने रहा, ऐसे करके 3 साल तक आ सकता है और 1 महीने में 3 माह तक वो काम कर सकता है। ग्रांट्स 4 लाख रुपए दी जाएगी, 4 लाख रुपीज़ दी जाएगी और प्लस इनको और भी फैसिलिटीज़ दी जाएगी। 4 लाख रुपए और भी फैसिलिटीज़ दी जाएगी ताकि वो नवाचार इनोवेशन कर सके। महत्व क्या है? नवाचार, रिसर्च को बढ़ावा देना, इनोवेशन को प्रमोट करना, ये सब का इसका सिग्निफिकेंस है, महत्व है। तो ये 22 से जो भी वैज्ञानिक है इनको वैभव स्कीम के तहत लाया गया है और फेलोशिप दी जाने की घोषणा की। एम भारतीय जो रिसर्च वगैरह है उनको प्रमोट करना, ये सब इसका एम है। यहाँ पे आके ये कार्य करेंगे। फेलोशिप प्रोग्राम भारत में चलाया जा रहा है। जो भी भारतीय मूल के प्रवासी भारतीय हैं, रिसर्च में काम किए, वो इसके लिए पात्रता है, नहीं योग्यता है। ठीक है, यहाँ पे आके काम करेंगे। फिर ये 3 सालों में 2 महीने के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, 1 वर्ष में 2 महीने, ठीक है, 2-3 महीने, 2 महीने के लिए काम कर सकते हैं। अनुदान के लिए 4 लाख रुपये प्लस और भी फैसिलिटीज़ दी जाएगी। ठीक है, वो आएंगे यहाँ पे रिसर्च करेंगे, टेक्नोलॉजी करेंगे, भारत में मदद करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है लेक रेप्टा के बारे में। लेक रेप्टा के बारे में, ये देखो पिंक कलर की है तो पिंक कलर ही लेके आते हैं। लेक रेप्टा पिंक कलर की है तो पिंक कलर ही लेके आते, ये रही लेक रेप्टा।
ठीक है। ये पिंक कलर क्यों कि यहाँ पर ग्रीन सेवाल है, उसकी वजह से। ग्रीन सेवाल की वजह से ये पिंक कैसे हो सकते हैं, देखो इस पर अभी हम आगे देखेंगे। पिंक कलर क्यों है, क्योंकि इस पर ग्रीन सेवाल है। तो ग्रीन सेवाल है, सेवालों का नाम है, इसका कलर ग्रीन नहीं है, कलर पिंक है, और सेवालों का नाम है ग्रीन सेवाल, ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी की वजह से इसका कलर पिंक है। तो अब क्या है इसकी आर्टिकल, क्या है आर्टिकल, यही है कि सेनेगल जो एक देश है ना, सेनेगल देश है, वहाँ पे एक लेक है जिसका नाम क्या है, लेक रेबटा। सेनेगल में एक लेक है जिसका नाम है लेक रेबटा, रेबटा। न्यूज ऐसे क्वेश्चन में आएगा सीधा, जब आएगा ना तब। लेक रेबटा, अभी आपने एक नाम सुना था लेक रेबटा, कहाँ पर स्थित है, लोकेशन बताओ, 4 देश दे देंगे, मैच द फॉलोइंग करो। रेबटा क्या चीज़ है जो अभी न्यूज़ में था, बताओ, ऐसे आ जाएगा। तो लेक रेबटा, ऐसे पिंक कलर को याद कर लेना, रेबटा आती है, ये पिंक कलर है ना, इसको याद कर लेना। तो लेक रेबटा, ठीक है, सेनेगल की एक लेक है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये ख़त्म हो रही है, ये ख़त्म हो रही है, इसलिए न्यूज़ में। ये लेक वगैरह है ना, इसकी न्यूज़ में यही होगी, ख़त्म हो रही है, पॉल्यूशन का इशू चल रहा है, एनवायरमेंटल कोज चल रहे हैं, तो न्यूज़ तो इतनी खास होती नहीं हमारे लिए। रेबटा के बारे में जान लेते हैं। लेक रेबटा पिंक कलर की है, कहाँ पर है ये है सेनेगल में है। अभी मैप में आगे हम देख लेंगे, सेनेगल में है। ठीक है, पिंक कलर क्यों है, ग्रीन से एल्गी के कारण, इसका जो है हिपोफोलिक ग्रीन एल्गी के कारण, हिपोफोलिक जो ग्रीन एल्गी उसके कारण इसका नाम है ये पड़ा है। ठीक है, एल्गी है, ग्रीन एल्गी, उसके कारण ये इसका नाम लेक रेबटा पड़ा है। तो पिंक कलर है, इसका कलर पिंक है। ठीक है, सेनेगल की एक लेक है लेक रेबटा, जो कि अभी विलुप्त हो रही है। पिंक लेक है, पिंक नाम से भी लेके जाना जाता है, इसे लेक रोज भी या पिंक लेक के नाम से भी जाना जाता है। इसे पिंक लेक और लेक रोज के नाम से भी जाना जाता है, इसे पिंक लेक और लेक रोज के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी लेक, पिंक लेक और लेक रोज के नाम से भी जाना जाता है। रोज गुलाब जो भी होता है पिंक होता है, तो गुलाब को याद करना, पिंक लेक और लेक रोज के नाम से भी जाना जाता है। ये क्यों होता है, इसका जो कलर है पिंक क्यों है, हेलोफिलिक ग्रीन एल्गी होता है, हेलोफ्लिक आपका कलर कैसा है, हमारा कलर पिंक है। तो हेलोफ्लिक ग्रीन एल्गी के कारण इसका जो कलर है वो पिंक होता है। हेलोफ्लिक ग्रीन एल्गी के कारण आपका कलर पिंक है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। सोर्स ऑफ वाटर क्या है, ये जो यहाँ पे नीचे में है, ठीक है, सेनेगल ऊपर है, तो यहाँ पहाड़ों वगैरह से, समुद्र से पानी आता है, वो इसका सोर्स ऑफ वाटर है। तो कैसा होगा, समुद्र वगैरह से आता है, तो सॉल्ट वाटर लेके, तो सॉल्टी लेक है। ठीक है, ये कैसी लेक है, सॉल्टी लेक है। समझ में आ गया, ये रेबटा के बारे में, पिंक कलर की है। ठीक है, ये रहा इसका हेलोफ्लिक सेवाल है, जिसके कारण ये पिंक इसका कलर होता है। ये जो मैप में आप देख लो, ये सेनेगल कंट्री है, ये रही सेनेगल कंट्री है। ठीक है, ये यहाँ पर है पिंक, लेक रोज भी कहो या लेक रेबटा कहो, यहाँ पर है। ठीक है, तो कहाँ है लेक रेबटा, सेनेगल में। मैप याद रह जाएगा आपको, मैप याद रख ही लेना, याद रह जाएगा क्या होता है, तो रख लेना। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है मेलानिस्टिक टाइगर सफारी। मेलानिस्टिक टाइगर सफारी न्यूज़ में क्यों है, मेलानिस्टिक टाइगर सफारी के बारे में। अभी क्या उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये मेलानिस्टिक टाइगर सफारी को स्थापित करने का एक लक्ष्य रखा है। मेलानिस्टिक टाइगर को स्थापित करने का एक लक्ष्य रखा गया है। किसके द्वारा रखा गया है, मेलानिस्टिक टाइगर को स्थापित करने के लिए रखा गया है, उड़ीसा सरकार के द्वारा टारगेट रखा गया है। तो मेलानिस्टिक टाइगर के बारे में देख लेते हैं। तो मेलानिस्टिक टाइगर है ना, मेलानिस्टिक टाइगर सफारी है ना, ये कहाँ पर है, सबसे पहले उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है। मेलानिस्टिक टाइगर कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कहाँ बनेगा, उड़ीसा में बनेगा। मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कहाँ बनेगा, उड़ीसा में बनेगा। इसकी स्थापना करने की उड़ीसा सरकार ने घोषणा की, इसलिए न्यूज़ में। मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कहाँ है, उड़ीसा में। इसकी स्थापना करने के लिए उड़ीसा सरकार ने घोषणा की है। मेलानिस्टिक टाइगर सफारी, मेलानिस्टिक नाम सुन के कन्फ्यूज मत होना, मेलानिस्टिक टाइगर सफारी उड़ीसा गवर्नमेंट ने घोषणा करी। मेलानिस्टिक टाइगर सफारी उड़ीसा गवर्नमेंट ने घोषणा करी, इसलिए न्यूज़ में। मेलानिस्टिक टाइगर की बात करें, ये बंगाल टाइगर का एक रेयर दुर्लभ वेरिएंट है। बंगाल टाइगर होता है ना, बंगाल टाइगर, ठीक है, उसके अलग अलग प्रजातियाँ होती है, बंगाल टाइगर के अलग अलग वेरिएंट होते हैं। तो ये मेलानिस्टिक टाइगर है ना, ये बंगाल टाइगर का एक वेरिएंट है। मेलानिस्टिक टाइगर है वो बंगाल टाइगर का एक वेरिएंट है। मेलानिस्टिक टाइगर है बंगाल टाइगर का एक वेरिएंट है। मेलानिस्टिक टाइगर बंगाल टाइगर का एक रेयर वेरिएंट है। मेलानिस्टिक टाइगर है वो बंगाल टाइगर का एक रेयर वेरिएंट है। आपको चीज़ याद रह जाएगी, मेलानिस्टिक टाइगर क्या है, मेलानिस्टिक टाइगर बंगाल टाइगर का एक रेयर वेरिएंट है। मेलानिस्टिक टाइगर है वो बंगाल टाइगर का एक रेयर वेरिएंट है। चीज़ याद रख लेना, मेलानिस्टिक टाइगर बंगाल टाइगर का एक रेयर वेरिएंट है। ठीक है, स्थापना कहाँ की जा रही है, उड़ीसा में की जा रही है। ठीक है जी, इसे ब्लैक टाइगर भी कहा जाता है, ब्लैक टाइगर कहा जाता है, क्योंकि इस पर ब्लैक स्ट्रिप होती है। ब्लैक कलर उठाओ,
ठीक है। इस पर ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप होती है, ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप होती है। तो मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कहाँ की जा रही है? ओडिशा में की जा रही है। इसकी स्थापना ओडिशा में की जा रही है। ये मेलानिस्टिक है वो बंगाल टाइगर का एक रेयर वेरिएंट है। मेलानिस्टिक टाइगर बंगाल टाइगर का एक रेयर वेरिएंट है। इसको ब्लैक टाइगर की भी कहा जाता है, काला बाघ भी कहा जाता है, ठीक है। इस पर ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप यानी धारियाँ होती है। जो टाइगर होता है ये स्ट्रिप मतलब धारियाँ ऐसी पट्टियाँ होती है, तो ब्लैक ब्लैक इस पर स्ट्रिप होती है। बेनिफिट क्या होगा? ये सफारी क्यों बनाया जा रहा है? इससे क्या होगा? जागरूकता चलाई जाएगी जो ये बंगाल टाइगर उसके खिलाफ अवेयरनेस, उसके पक्ष में अवेयरनेस चलाई जाएगी। और टूरिज्म होगा, टूरिज्म होगा तो क्या होगा? जॉब जनरेट होगी, तो ये सब बेनिफिट होंगे। टूरिज्म बढ़ेगा, जॉब जनरेट होगी। ये अब ये कहाँ पर है? सिमलीपाल के पास में। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में भी देख लेते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। ये मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का भी पार्ट है। यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व है, यहाँ पर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, ये एलिफेंट रिजर्व का पार्ट है। स्थापना कब की थी? 1956 में, 1956 में, 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 2009 में ये यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बन गया था। यूनेस्को का वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क रिजर्व का हिस्सा बन गया था। कब बना था? 2009 में, ठीक है। इसमें कौन कौन सी ये जो जनजाति रहती है, इसमें ट्राइब्स रहती है, कौन कौन सी रहती है? कोला, संथाला, गोंडा, खड़िया, सहाराम, मनकाड़िया, ये सारी जनजातियाँ यहाँ पर रहती है। इनके नाम देख लेना। ओडिशा ने मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की बनाने की स्थापना की घोषणा की है। मेलानिस्टिक जो टाइगर है वो बाघ का एक दुर्लभ रेयर प्रकार है। ये इसे काला बाघ यानी ब्लैक टाइगर भी कहा जाता है। मोटी मोटी धारियाँ होती है इसकी, काली काली धारियाँ होती है इस पर, देखो ऐसी ऐसी धारियाँ होती हैं। क्यों? इस बेनिफिट क्या होगा? जागरूकता चलाया जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, और इसमें क्या जॉब के अवसर भी पैदा होंगे, ठीक है। कहाँ पर है ये जो कहाँ पर है? उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में हाथी रिजर्व का पार्ट है। हम देख रहे हैं सिमलीपाल के बारे में। 2009 में ये यूनेस्को के बारे में बायोस्फीयर रिजर्व भी बन गया था। 1956 में से अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। ये प्रजातियाँ रहती है कोला, संथाला, भूमिजा, टूडीदा, गोंडा, गड़िया, मनकाड़िया, सहारा, ये प्रजातियाँ रहती है। बहुत सारी वक्स की भी प्रजातियाँ यहाँ पर है, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, टर्की है अभी सपोर्ट करती है स्वीडन को नाटो में शामिल किया जाए। टर्की बोल रहा है कि जो स्वीडन है ना वो नाटो का सदस्य बन जाना चाहिए। टर्की बोल रही है स्वीडन को नाटो का सदस्य बन जाना चाहिए, उसका सपोर्ट कर रही है। तो नाटो के बारे में देख लेते हैं, नाटो के बारे में देख लेते हैं। टर्की इसके सपोर्ट कर रही है। नाटो के बारे में बात करें, उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय अमेरिका के, उत्तरी यानी नॉर्थ अमेरिका, ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ऊपर कनाडा, मैक्सिको, इसका और पूरे यूरोपियन देशों का एक मिलिट्री संगठन है। उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का इंटर गवर्नमेंटल, नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। क्या है नाटो? क्या है? इंटर गवर्नमेंटल, देखो अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। सैन्य गठबंधन आपने सुना होगा नाटो के बारे में। तो इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है ये। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1949 में। वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। यहाँ पर एक ट्रीटी को ऑर्गेनाइज किया गया था, एक ट्रीटी पे हस्ताक्षर हुए थे और उसके बाद में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो आर्टिकल 5 है ना, इसका आर्टिकल 5, उसमें कहा गया है, देखो नाटो में क्या है डिटेल में समझ लेते हैं थोड़ा तरीके से। नाटो है उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देश है ना, उसका एक संगठन है। उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक संगठन है। इसमें क्या कहा गया है? यूरोपीय देश है, उसमें अगर जैसे कि अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, उसमें किसी एक देश पे अटैक होता है तो सब देश मानेंगे हम पर अटैक हुआ है। एक देश पे अटैक हुआ है, हम पर अटैक हुआ। हमारे देश आज़ाद हो गए 1947 के बाद में, वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। तो एक तरफ यूएसएसआर और एक तरफ यूएसए, ये दो अलायंस बन के उभरे। अब यूएसए चाहता था यूएसएसआर का एक्सपेंशन ना हो, मतलब जो यूएसएसआर है वो धीरे धीरे अपना विस्तार कर रहा था, सोवियत संघ अपना विस्तार कर रहा था। तो यूएसए इसके विस्तार को रोकना चाहता था, तो उसने अलायंस किया, क्योंकि दूसरे जो यूरोपियन देश थे उनको भी डर लग रहा था कि यूएसएसआर का विस्तार हुआ तो हम ख़त्म ना हो जाए कहीं। तो इन्होंने यूएसए के साथ में अलायंस कर लिया और यूएसए ने बोला मैं आपको सेफ्टी दूंगा। तो अभी सारे देश एक साथ आए और उन्होंने एक ट्रीटी पे हस्ताक्षर कर ली। 1949 में ट्रीटी पे हस्ताक्षर किया। और इसका जो आर्टिकल 5 है वो कहता है अगर किसी एक देश पे जैसे अमेरिका पर अटैक हुआ तो बाकी जितने भी नाटो के सदस्य हैं वो खुद पे अटैक मानेंगे और सब मिलकर उस पर अटैक कर देंगे। इंग्लैंड पे हुआ तो सारे देश बोलेंगे हम पर हुआ, टर्की पे हुआ तो सारे देश बोलेंगे हम पर हुआ, तो ऐसे एक साथ मिलकर अटैक करेंगे। तो एक पे अटैक मतलब सब पे अटैक। तो ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। इस प्रकार की घटना हो गई थी
इंटर गवर्नमेंट, अभी टर्की ने इसकी सपोर्ट की सदस्यता की समर्थन किया है। नाटो इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस से स्थापना 1949 में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी हुई थी, नॉर्थ अटलांटिक मतलब नॉर्थ में अमेरिका आ गया और अटलांटिक ये ट्रीटी हुई थी, उसके माध्यम से ये स्थापना हुई थी। कहाँ होती है ये? वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। किसी एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। आर्टिकल 5 यही कहता है किसी एक पर हमला है वो सब पर हमला माना जाएगा। मेंबर इसके अभी कितने हैं? अभी 31 मेंबर है, ठीक है। 29 यूरोपियन कंट्री है प्लस 2 नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है, तो इसके 31 टोटल मेंबर है। अभी लेटेस्ट मेंबर कौन सा बना है? लेटेस्ट मेंबर है वो फिनलैंड बना है। बाकी देखो रसिया का टेंशन सही भी है, ये रसिया का मेंबर है फिनलैंड, जैसे ठीक है फिनलैंड है ये। अगर ये नाटो का सदस्य बनेगा तो रसिया है ना उसका गुस्सा होना वाजिब भी है। अगर भारत का सपोर्ट में, जैसे ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश अगर चाइना के सपोर्ट में चला जाएगा भारत के लिए कंसर्न में मुद्दा बनता ही तो है। तो एक्सप्लेनेशन तो यूएसए वाले कर रहे हैं बट रसिया पे तो डाला जा रहा है। रसिया जानबूझ के कर भी नहीं रहा। यूक्रेन भी ऐसी, वो यूक्रेन वॉर कैसे हुआ है? यही तो सीन बना है, इन्होंने उकसाया कि तू नाटो का सदस्य बन जा, नाटो का सदस्य बन जा। तो रसिया क्यों चाहेगा भाई यूक्रेन नाटो का सदस्य बने? रसिया नहीं चाहेगा ना। रसिया थोड़ी चाहेगा कि मेरे छाती पे आके बैठ जाए। यूक्रेन रसिया की छाती भी तो है, छाती पे आके कोई अमेरिका के सपोर्टर देश बन जाए। भारत का जैसे बांग्लादेश है, अब चाइना के ये क्लोज जाएगा भारत के लिए तो टेंशन का मुद्दा। नेपाल चाइना के क्लोज जाएगा भारत के लिए टेंशन का भी तो मुद्दा है ना। तो वही बात है। तो फिनलैंड 31वां सदस्य बना है 2023 में, लेटेस्ट सदस्य फिनलैंड बना है। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम है। ऐसा मत सोचना कि अमेरिका में होगा, नहीं, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। अगर किसी भी देश को, इसका आर्टिकल 10 यही कहता है, किसी भी यूरोपियन कोई देश है, यूरोपियन देश है, अगर उसको सदस्य बनना है तो उसके लिए खुला पड़ा है, कभी भी आके वो सदस्य बन सकता है। एम क्या? सोवियत के एक्सपेंशन को रोकना, बना भी इसी था ना, यूएसएसआर को रोकना। तो यूएसएसआर के एक्सपेंशन को रोकना, इसके एक्सपेंशन हो रहा था उसको रोकने के लिए बनाया था। इसे नॉर्थ एटलांटिक इसकी काउंसिल है, ठीक है, नॉर्थ एटलांटिक काउंसिल है ना, ये वो है, इसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इसकी पॉलिटिकल बॉडी है जो सारे डिसीजन लेने का काम करते हैं। नॉर्थ एटलांटिक काउंसिल है, इसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, सारे डिसीजन यही लेती है। नाटो के जो नाटो प्लस में, एक तो नाटो है जिसमें 31 मेंबर आ गए, बट ये नाटो प्लस भी है जिसमें यूएसए के करीबी, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, न्यूजीलैंड है, इजराइल है, ये 5 देश है ना, ये यूएसए के अलाई है, तो ये भी नाटो प्लस में आते हैं। नाटो प्लस में कौन कौन से आते हैं? जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया। देखो जापान साउथ कोरिया को याद कर लो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को याद कर लो और इजराइल को याद कर लो। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया और इजराइल, ये 5 देश हैं वो नाटो प्लस में आते हैं। वैसे नाटो में 31 देश हैं, नाटो प्लस में जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इजराइल, 5 देश आ गए, ठीक है। टर्की ने सपोर्ट किया, 31 देश, 2 नॉर्थ अमेरिका के देश हैं। ये सारे देशों के नाम पड़े, एक बार देख सकते हो। 31 देश हो गए। रिसेंटली इसने ज्वाइन किया फिनलैंड में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये पूरा नाटो से संबंधित था टर्की ने भी। ये नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है वेस्ट टू वेल्थ। गोवर्धन एक पोर्टल है, उसमें वेल्थ टू वेल्थ इनिशिएटिव के बारे में। तो सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसमें नई कई सारे जो है ना वो रजिस्टर किए हैं गोवर्धन पोर्टल में, कई सारे जो अलग अलग है ना, जैसे बायोगैस प्लस प्लांट है उन्होंने रजिस्टर किया है, इतनी ये अमाउंट बताया गया, इतनी संख्या में इन्होंने रजिस्टर किया, इससे संबंधित है। तो न्यूज़ तो खास इंपॉर्टेंट है नहीं, हम देख लेते गोवर्धन है क्या। तो गोवर्धन है एक पोर्टल है, गोवर्धन एक पोर्टल है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं, अलग अलग संस्थाएं जो रजिस्टर करते हैं। अब इसमें सब में है क्या? इसमें देखो मैं पहले बता दूँ, आज में पढ़ेंगे हम। गोवर्धन एक पोर्टल है, यहाँ पर आप जो वेस्ट जो होता है, जैसे गोबर है, गाय का मलमूत्र है, भैंसों का मलमूत्र है, ये जो भी कचरा वगैरह है ना, इसको वैसे हम बाहर फेंकते हैं तो नुकसान होता है। अब क्या किया जाएगा? इसका आप बना लो बायोगैस बना लो। बायोगैस कैसे बनाते हैं आपको पता ही, ज़मीन में गाड़ दो, फिर कुछ टाइम के लिए कुछ और चीज़ें मिला दो, फिर उससे एक गैस बनेगी, उसका यूज़ आप इन एनर्जी के रूप में कर सकते हो, खाना पकाने में कर सकते हो, और भी चीज़ों में कर सकते हो। तो ये बायोगैस बन गई है। तो ये जो अलग अलग संस्थाएं वो इस प्रकार का काम करती है, तो ये गोवर्धन के माध्यम से जुड़ सकती है। तो वेस्ट को वेल्थ बनाने का इनिशिएटिव है ये पूरा गोवर्धन में। ये है कि ये जो वेस्ट है उसको वेल्थ बनाना है, ठीक है, वेस्ट को वेल्थ बनाने का ये प्रोसेस है। तो ये गोवर्धन एक पहल है, उसमें अलग अलग जो है ना उन्होंने पोर्टल में रजिस्टर किया है। गोवर्धन पोर्टल में अलग अलग जो संस्था है उन्होंने रजिस्टर किया, इसलिए ये न्यूज़ में। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि कचरा जो है बायोगैस, उससे कचरे से बायोगैस बनाने का टारगेट है। इसे इम्प्लीमेंट कौन करती है? जल शक्ति मंत्री। यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना, गोवर्धन एक पोर्टल है ये तो आपको समझ में आ जाएगा, गोबर को धन बनाना। वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव आपको समझ में आ जाएगा इन्होंने किया है, बट इसमें मिनिस्ट्री कौन सी होगी? कई लोग जाएंगे जो इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री पे जाएंगे, कोई बोलेगा इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, नहीं, यहाँ पर जल शक्ति मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री कौन सी है? जल शक्ति मिनिस्ट्री है। वाटर शक्ति जो मिनिस्ट्री है, जल शक्ति मिनिस्ट्री वो है, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी है? जल शक्ति मिनिस्ट्री है। तो आप ये चीज़ देख लेना, यहाँ पे मिनिस्ट्री कन्फ्यूज कर सकती है आपको, ठीक है। अब इसमें ये प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? जो गोवर्धन है
इस इनिशिएटिव के माध्यम से प्रमोट क्या करेगी, कैसे प्रमोट करेगी इस प्रकार के आप काम करो। तो प्रमोट करने के लिए पहले कार्बन क्रेडिट दिए जा रहे हैं। अगर आप एक्स्ट्रा कार्बन को एक्स्ट्रा जो भी बड़ी बड़ी फर्म होती है, कंपनियां होती हैं, अगर आप एक्स्ट्रा कार्बन को अचीव करोगे तो कंपनियों को बेच के आप पैसे कमा सकते हो। तो कार्बन क्रेडिट के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ में ये देखो कार्बन क्रेडिट के माध्यम से दिया जा रहा है, टैक्स भी रियायतें दे सकती है। अगर आप कार्बन को बचाओगे और इस प्रकार के जो इनिशिएटिव उस लोगों, तो आपको टैक्स में भी राहत दी जाएगी। साथ ही साथ में जो जैविक कृषि उसको प्रमोट किया जा रहा है। अगर जैविक कृषि प्रमोट होगी तो भी लोगों में आएगा, हाँ इस प्रकार का काम करो तो हमारे वहाँ पे बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो जैविक कृषि को भी प्रमोट किया जा रहा है, टैक्स में राहत दी जा रही है, जैविक कृषि को क्या सब्सिडी दी जा रही है, ठीक है। CNG LPG है उसमें 5% को इसका यूज है वो अनिवार्य कर दिया गया है। CNG LPG वगैरह आप गैस सिलेंडर वगैरह यूज़ करते हैं उसमें 5% है वो इस प्रकार की जो भी है ना जैविक वगैरह उसका भी यूज़ करना है आपको। पोर्टल लगाया गया है इसके लिए, ठीक है। तो और भी कहीं अपशिष्ट गैस बनाने के लक्ष्य रखे गए हैं, तो और भी कहीं कोशिशें की जा रही जैसे भी किसी भी प्रकार से इसे बढ़ावा दिया जा सके। तो ये पूरा इससे संबंधित था ये पूरा है नेचुरल गैस के समान है। इसमें रीस्टेबल किया जाता है यूज में, जो हमारी जो नेचुरल गैस होती है ना LPG CNG वगैरह उनके समान ही इसका यूज होता है, उतना ही इसका बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ये पूरा इससे संबंधित था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अरमा बाई तेंगलोंग, एक ग्रुप है अरमा बाई तेंगलोंग, एक रेडिकल ग्रुप है, इससे संबंधित है। देखो न्यूज़ में क्यों है, अभी जो ये अरमा बाई तेंगलोंग ग्रुप है ना, ये मणिपुर में जो MLA MP वगैरह उनसे मिले और अपनी कुछ मांगे रखी है। तो एक बार इनके बारे में देख लेते हैं। अरमा बाई तेंगलोंग की बात करें तो मणिपुर में देखो अलग अलग ग्रुप है। मणिपुर में एक तो मैतेई जनजाति है, एक नागा जनजाति, एक कुकी जनजाति है। मणिपुर में अलग अलग जनजातियाँ, मैतेई है, नागा है, कुकी है, और भी कई जनजातियाँ हैं। तो ठीक है, ये जो अभी अब बात करें अरमा बाई तेंगलोंग की, तो ये है मैतेई से आते हैं, ये मैतेई से आते हैं। अब इनका क्या टारगेट था, ये पहले तो सांस्कृतिक जो होता है कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी तरफ उन्होंने 2020 में स्थापना करी थी। 2020 में इन्होंने एज ए कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन खुद की स्थापना करी थी। फिर बाद में ये धीरे धीरे एक्सट्रीमिस्ट बनते गए और अभी ये विरोध कर रहे हैं। विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं, विरोध करने से पहले, इनकी मांगी जाने से पहले हम देख लेते हैं ये मैतेई जनजाति है, और मैतेई में दो है, एक तो अरमाबाई है और एक मैतेई लिपुन है। मैतेई अरमाबाई और मैतेई लिपुन दो संस्थान है, दोनों कट्टरपंथी है, दोनों एक्सट्रीमिस्ट है। तो पहला है जिसकी हम बात करें मैतेई अरमाबाई ग्रुप है, ठीक है, अरमाबाई तेंगलों। दूसरा है मैतेई लिपुन। लिपुन पे तो काफ़ी की कुकियों से जो अटैक है, कुकियों पर अटैक किया था उसका भी आरोप लगता रहता है मैतेई पे, ठीक है। जिसकी हम बात करें मैतेई लिपुन की, इन्होंने अटैक भी किया था। तो ये भी बातें चलती रहती। अब इसके बारे में जान लेते हैं, इसका मुद्दा क्या है, ये है चाहते क्या है। तो यहाँ पे एक कुकी जनजाति है, ठीक है, एक नागा है, ठीक है, एक है मैतेई। ये मैतेई और नागा है, ये तो इनके अकॉर्डिंग ये यहीं के हैं, इनके भारत के हैं, ठीक है। और ये कुकी है, ये बाहर के हैं। अब कुकी को आरक्षण दिया जा रहा है, कुकी SC ST में आते हैं, इनको दिया जा रहा है, आरक्षण दिया जा रहा है। इनका कहना है मैतेई का कि कुकी है वो SC ST में आते नहीं है, इनको आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी बात है कि कुकी वेल सेटल्ड है, इनके अकॉर्डिंग कुकी है वो वेल सेटल्ड है। तीसरी बात है कि कुकी यहाँ के है नहीं, कुकी इंडिजिनियस है नहीं, ठीक है। तो आप कुकी को एक तो आरक्षण मत दो, ठीक है, अब कुकी यहाँ के नहीं आरक्षण मत दो, कुकी को शेड्यूल ट्राइब से हटा दो। तीसरी चीज़ है कुकी वेल सेटल्ड है, कुकी यहीं के है नहीं, तो कुकियों को जो राइट दिए गए वो राइट हमें भी दो। इस प्रकार की इसकी मांगे हैं, ठीक है, ये यही चाहते, इसलिए इन्होंने हथियार उठाए हुए हैं। तो अभी इनके ये मांगे देख लो, अग्रणी भूमिका निभाती। मणिपुर में जो ये है क्यों बुलाया इन्होंने, पहली तो बात है अरमाबाई तेंगलोंग है वो चर्चा करो, हमारी जो मांगे है उस पर डिस्कस करो। कुकी जनजाति है उसको शेड्यूल ट्राइब से हटाओ, ठीक है। मिजोरम में जो शरणार्थी है ना, जो शरणार्थी बाहर से आए होते हैं उनको हटाओ यहाँ से। म्यांमार है, म्यांमार की सीमा से बार बार भाग के आते हैं, वहाँ पे बाउंड्री लगा दो। तो ये भारत सरकार ये तो काम कर भी रही है, बाउंड्री लगा भी रही है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला भी है कि हम बाउंड्री लगाएंगे, ठीक है। अर्धसैनिक बल है, उनके साथ जो राइफल्स वगैरह है वो वापस दे दी जाए, उनको वापस दे दी जाए, ठीक है। उग्रवादी ग्रुप है, उनके बीच में जो समझौते को रद्द किया जाए, जो भी अलग अलग समझौते किए जाए उन सबको रद्द किया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित था। अब ये ट्रू एंड फॉल्स दिए गए हैं, आप इनके बारे में बताना है, ठीक है। और आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।